समकालीन लोकप्रिय युवा लेखिकाओं में एक दीप्ति मित्तल जी की कहानी आज सुनिए, जिसका नाम है कुछ रातों की सुबह नहीं होती। तो शुरू करें कहानी कुछ रातों की सुबह नहीं होती। आज शाम खिले तारों तले एक मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांच ऑफिस के टेरेस पर छोटी सी पार्टी चल रही थी। हेड ऑफिस से आए हुए डायरेक्टर मिस्टर प्रखर की वेलकम पार्टी। पूरा ऑफिस उनकी निकटता पाने को बेताब था। पिछले कुछ दिनों से वही ऑफिस के हॉट टॉपिक बने हुए थे। कारण ही कुछ ऐसा था। वे महज बॉस नहीं थे, करिश्मा थे। जिस ब्रांच ऑफिस को उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता, उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती, और जिस एम्प्लॉय को उनका वरद हस्त प्राप्त हो जाता, वो तेजी से प्रमोशन की सीढ़ियाँ चढ़ता। इस पहले अनौपचारिक मौके पर हर कोई उनकी आंखों में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर ये कोशिशें फीमेल एम्प्लॉय की ओर से कुछ ज़्यादा ही हो रही थीं, क्योंकि आज 38 वर्षीय मिस्टर प्रखर की काबिलियत पर उनकी पर्सनैलिटी भारी पड़ रही थी। किसी फिल्मी हीरो जैसी सुगठित कदकाठी डिज़ाइनर ब्लैक सूट में और निखर कर आ रही थी। तांबाई रंगत, तीखे नैन नक्श, दिलकश आवाज़, लुभावना अंदाज और चेरी ऑन द केक था उनका सिंगल स्टेटस, जो उन्हें मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिद्ध कर रहा था। वैसे भी हेड ऑफिस से उड़ते उड़ते एक खबर यहाँ भी पहुँच गई थी कि प्रखर एक रंगीन तबीयत इंसान है, जरा सी आँच में पिघल जाता है और अपनी बहुत सी कलीग को डेट कर चुका है, लेकिन कोई डेट शादी की मंजिल तक नहीं पहुँची। पता नहीं क्या ढूंढता रहता है जो उसे नहीं मिलता। इसलिए आज बहुत सी लड़कियों को उनमें अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ टाइम नज़र आ रही थी। ब्रांच सुपरवाइज़र अस्मित साहनी भी प्रखर के चारों ओर जी सर करता हुआ किसी भंवरे की तरह मंडरा रहा था, और बीच बीच में कनखियों से दूर खड़ी अपनी पत्नी नैना पर गुस्सैल नज़रें डाल रहा था। नैना यह एडमिन मैनेजर थी, जिसे बड़ी जोड़ तोड़ से अस्मित ने ही लगवाया था। मौका निकाल कर वो नैना के पास पहुंचा और भड़कते हुए फुसफुसाया, यहाँ कोने में खड़ी क्या कर रही हो? मिस्टर प्रखर को अटेंड करो ना, कुछ सीखो ज़रा बाकियों से। मक्खियों की तरह भिनकी पड़ी हैं उनके इर्द गिर्द, और एक तुम हो, मौके का ज़रा भी फ़ायदा उठाना नहीं सीखा। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी पत्नी को ये सब कहते हुए? नैना बिफरी। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है। वैसे भी तुम एडमिन मैनेजर हो, गेस्ट को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उनसे बातचीत बढ़ाओ, हो सके तो घर पर डिनर के लिए इनवाइट करो। देखो, अगर उनसे थोड़ा पर्सनल रिलेशन बन जाए ना, तो हम दोनों के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सुनकर नैना ने अस्मित को खा जाने वाली नज़रों से देखा। ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं घर जा रही हूँ। टका सा जवाब देकर नैना वहाँ से उठने लगी, तभी प्रखर वहाँ आ गया। इज़ एवरीथिंग ओके मिसेस साहनी? यू आर नॉट लुकिंग वेल। उसको सामने खड़ा देख नैना सकपका गई। आई एम ओके सर, उसने धीमे से जवाब दिया। कोई ख़ास बात नहीं सर, दरअसल आज बेटी घर पर अकेली है, आया छुट्टी पर है, तो नैना थोड़ी परेशान है, जल्दी घर जाना चाह रही थी। ओह, कितनी बड़ी बेटी है आपकी? 5 साल की, बहुत शैतान है। बेटियां तो पापा की परियां होती हैं और आप उसे शैतान कह रहे हैं। आप कभी घर आइए सर, फिर उससे खुद ही मिलकर देखिएगा कि वो क्या भला है। अस्मित ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर मिलूँगा आपकी शैतान परी से। प्रखर जबरन मुस्कुराया। अस्मित मन ही मन खुश था कि बेटी के बहाने से ही सही, बात थोड़ी पर्सनल लेवल पर तो उतरी। वो एक बात और नोटिस कर रहा था। प्रखर बातें उससे कर रहा था, मगर उसकी नज़रें नैना पर जमी थीं, जैसे कुछ खोज रही हों। लेकिन नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। नैना कुछ बात ना बिगाड़ दे, इसलिए अस्मित बहाने से प्रखर को वहाँ से ले गया और नैना भी चुपचाप वहाँ से निकल आई। ऑफिस में अगले कुछ दिन बेहद मसरूफ़ बीते। लंबी मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, लेट नाइट वर्क, इन सब के बीच नैना को भी बहुत सी व्यवस्थाओं के लिए ऑफिस में देर तक रुकना पड़ता। एक बात जो सभी के बीच कानाफूसी का विषय बन चुकी थी कि इस बार मिस्टर प्रखर का चंचल दिल मिसेस नैना साहनी पर आ टिका है। वही उनकी अगली शिकार है। उसकी उपस्थिति में मिस्टर प्रखर कुछ बहक से जाते हैं। वे उसे देखने का, उसके करीब होने का बहाना ढूंढते हैं, और सबको इस बात पर आश्चर्य भी था कि ये सब अस्मित सर की नाक के नीचे हो रहा है, और वो बजाय इसे रोकने के उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। भाई, तरक्की की चाहत जो ना करवाए कम है।
इसी बीच अस्मित को 4 दिन के लिए दूसरी ब्रांच में जाना पड़ा। उसके पीछे नैना की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो नैना को बहुत समझा कर गया था कि मिस्टर प्रखर को शीशे में उतार कर रखे। उनका जन्मदिन भी आ रहा है। वे अपना जन्मदिन नहीं मनाते, इसलिए ये बहुत बड़ा मौका है उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करने का जिससे वे ना ये बर्थडे भूल पाएँ और ना हमें। मगर नैना को तो प्रखर के सामने आना भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करती। अस्मित के दबाव में अनमने ही सही नैना ने एक 5 स्टार होटल में उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज कर दी थी और सारी ज़रूरी बातें अपने जूनियर को समझा दी थी, क्योंकि उसने सोचा हुआ था कोई बहाना बनाकर वहाँ जाना कैंसिल कर देगी। मगर प्रखर कहाँ उसे यूँ छोड़ने वाला था। आज उसने नैना को ऑफिस में सबके सामने ही घेर लिया। ऑफिस में आपकी मेहमान नवाजी की बड़ी तारीफ़ सुनी है मिसेस साहनी। सब कहते हैं आपसे अच्छा होस्ट कोई नहीं। चलिए कल आपकी होस्टिंग भी देख लेते हैं। सुनकर नैना हड़बड़ा गई। उसके दिल की बात उसके चेहरे पर उतर आई जो प्रखर ने पढ़ ली। देखिए मिसेस साहनी, अब ये मत कहिएगा कि कल ही आपको ज़रूरी काम है। आपके हस्बैंड से थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी मेरी, वो भी सीधा वहीं पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली सर, कल मेरा मेडिकल अपॉइंटमेंट है, अस्मित को नहीं पता। ओह, तो ठीक है, पार्टी कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी मैं बर्थडे नहीं मनाता। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, नैना ने रिक्वेस्ट की। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि पार्टी हो तो आपको भी वहाँ रहना होगा, वरना कोई पार्टी नहीं होगी। बॉस को जिद पर अड़ा देखकर बाकी सभी भी नैना से मिन्नतें करने लगे। वो चुप रही। मुझे आपका और अपने बर्थडे गिफ्ट का इंतज़ार रहेगा। नैना की चुप्पी को उसकी स्वीकृति समझ प्रखर धीरे से उसके कानों में फुसफुसा कर वहाँ से निकल गया और वो किसी पत्थर सी जमी खड़ी रह गई, जैसे कोई बर्फीला तूफान उससे होकर गुजरा हो। शाम का धुंधलका और गहरा कर रात में तब्दील हो चुका था। पार्टी कल शाम थी, मगर नैना ड्रेसिंग टेबल के सामने सम्मोहित सी खड़ी आज तैयार हो रही थी। वो खुद को ऐसे संवार रही थी जैसे आज उसका खुद पर काबू ना हो। डार्क मैरून रंग की डिज़ाइनर ड्रेस, मैचिंग एसेसरीज, हाई हील, इम्पोर्टेड परफ्यूम से उसकी बहकती देह फूलों सी महक उठी। तैयार होकर उसने एक गहरी नज़र खुद पर डाली, फिर दबे पांव आकर दूसरे बेडरूम में झांका। जिया अपने टेडी बियर्स के साथ बेसुध सोई पड़ी थी। उसे देख मन में कुछ खटका। कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? पागल तो नहीं हो गई? रह रह कर अस्मित की बातें भी जहन में गूंज रही थीं जो उसने दिन में फ़ोन पर कही थी। ये आज क्या पखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने ऑफिस में? तुमको दिखता नहीं क्या वो मरता है तुम पर? अपनी पुरानी स्मॉल टाउन मेंटलिटी छोड़ो और उससे थोड़ा फ्लर्ट कर लो यार, फिर देखो कैसे तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर वो चला जाएगा, मगर तुम्हारी जरा सी कोशिश से हम दोनों की किस्मत खुल जाएगी। दीदी कहीं जा रही हैं? जिया की आया की आवाज़ ने नैना का ध्यान खींचा। हाँ, और शायद सुबह ही आऊँ, ध्यान रखना पीछे। जिया की कल छुट्टी है, उसे जल्दी मत उठाना, उसके जागने से पहले आ जाऊँगी। मेट को इंस्ट्रक्शन देकर नैना ने गहरी सांस भरी और तेज़ी से बाहर निकल गई। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। ड्राइव करते हुए नैना की नज़रें सड़क के दाएं बाएं कुछ खोज रही थीं। फिर उसने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर कार रोकी, लाल गुलाबों का बुके लिया, साथ में वाइन पी। कार फिर अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगी और सीधा गेस्ट हाउस के आगे रुकी जहाँ प्रखर ठहरा हुआ था। सामने आसमान में छिटका घना अंधेरा जैसे नैना की आंखों में उतरने लगा, जिनमें 2 घबराए से जुगनू टिमटिमा रहे थे। वो नर्वस थी, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल सधे कदमों से प्रखर के कमरे की ओर बढ़ चली। खटखटाने पर प्रखर ने दरवाज़ा खोला तो सामने सजी धजी नैना खड़ी थी। हाथों में बुके और वाइन लिए वो भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। प्रखर उसे फटी आंखों से देखता रह गया। नैना उस पर चंचल सी उड़ती नज़र डाल कमरे के अंदर चली आई। कुछ पलों बाद प्रखर की सुध लौटी तो कुछ उलझे से शब्द बमुश्किल से उसके जुबान से फिसले। तुम यहाँ इस समय? तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था नैना। सुनकर नैना खिलखिला पड़ी। वो चलकर प्रखर के बेहद करीब आ गई और उसकी आंखों में झांकने लगी, जिसमें अनेकों सवाल लहरा उठे थे। कितने दोगले हो ना तुम प्रखर, यही तो चाहते थे ना तुम। अब जब आ गई तो कह रहे हो नहीं आना चाहिए था। मैंने ऐसा कब चाहा था नैना?
अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि ऑफिस में तुम्हारी नज़रें हर वक्त मुझी पर गड़ी रहती हैं? तुम्हारी बातें घूम फिर कर मुझ पर आकर रुकती हैं। कभी सोचा है क्या गुजरती है मुझ पर? कैसे झेलती हूँ तुम्हारी आग की लपटों सी नज़रें अपने शरीर पर, जैसे अनगिनत सांप रेंग रहे हों। सबके सामने मेरे साथ फ्लर्ट करना, मेरे करीब से गुजर जाना, मुझे छूना, तुम्हारे लिए सब खेल है ना? तुम्हारी हर हरकत मुझे आवाज़ देती है प्रखर, और आज जब खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ तो कह रहे हो नहीं आना चाहिए था। प्रखर अजीब उलझन में था। जो वो दिल ही दिल में चाहता था वो हकीकत हो रहा था। फिर क्या था जो उसे रोक रहा था, डरा रहा था? उसे डरा देख नैना हंस पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदले प्रखर, अभी भी उतना ही डरते हो ना? कहते हुए नैना ने प्रखर के गले में बाहें डाल दी और उसे बेशर्मी से अपने पास खींच लिया। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसके सीने से जा चिपका, फिर ठिठक कर पीछे हटा। याद है अपना 20वां जन्मदिन, जब मैं चोरी छिपे तुम्हारी छत पर आ गई थी, तुम्हारे कमरे में, ठीक रात 12 बजे? तब भी तुम ऐसे ही घबरा गए थे ना? प्रखर अभी भी सन्न खड़ा था। वो तो जैसे इस वक्त किसी तेजाबी बारिश में भीग रहा था। देखो, वो रात आज कैसे खुद को दोहरा रही है। 12 बजने को है, वही पल, वही तन्हाई, तुम्हारा जन्मदिन, और बस मैं और तुम। गुलाबी हुआई नशीली आंखें प्रखर की आंखों में अपने लिए वही पुरानी मासूम मोहब्बत खोजने लगी, मगर प्रखर के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगीं। उसकी सांसें जैसे दहकने लगी थीं। बेहद असहज हो रहा था वो। ये नैना उसकी अपनी नैना नहीं थी, किसी दूसरे की बीवी थी। उसने नैना को खुद से दूर झटकना चाहा तो वो थोड़ा लड़खड़ा गई। जो भी हो नैना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो हकलाता सा बोला। क्यों नहीं आती? इतने सालों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा था अपने जन्मदिन पर, मेरा साथ, अपना बर्थडे गिफ्ट ना देती तो कैसे माफ़ कर पाती खुद को? नैना का गला भर आया। आंखों में तूफानी समंदर लहरा उठे, जिसकी कुछ बूंदें छलक कर गालों को भिगो गईं। उसे यूँ गमगीन देखकर प्रखर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुम मैरिड हो ना नैना, एक माँ भी? अगर प्रखर के शब्द कहीं हलक में अटक कर रह गए जब नैना ने अचानक उसके तपते होठों को चूम लिया। प्रखर को लगा जैसे सालों से तपते जिस रेगिस्तान में वो भटक रहा था, आज उस पर शीतल फुहारें बरस रही हों, मगर झुलसी रेत से उठती इस तेज गर्मी को संभालना उसके बस का न था। उसका रोम रोम थरथराने लगा, जैसे कोई तेज़ करंट लबों से होता हुआ पूरे जिस्म में दौड़ रहा हो। हाथ कांपते हुए नैना की कमर पर आ गए। नैना की महक उसे बेसुध बना रही थी। वो अपने पहले और शायद आखिरी प्यार नैना को बाहों में कसकर खींच लेना चाहता था, मगर उसके भीतर कोई बैठा था जो उसे रोक रहा था। ये क्या है नैना? उसने कांपते लबों से कहा। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। यही गिफ्ट चाहते थे ना तुम उस रात अपने जन्मदिन पर मैं नहीं दे पाई थी। देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए अभी तक संभाल कर रखा था। नैना की आंखों में दर्द बरसने लगा। प्रखर के जहन में 18 साल पुरानी वो रात उभर आई जो उन दोनों के जीवन में तूफान बनकर आई थी। कुछ तूफान से हुए नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये तूफान भी कुछ ऐसा ही था। 20 साल का प्रखर और उसकी 18 साल की मासूम मोहब्बत नैना जो उसके पड़ोस में रहती थी। प्रखर ने उसे कब से चाहना शुरू किया ये तो उसे भी याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि जब से उसने प्रेम को समझना शुरू किया था, उसके लिए प्रेम का दूसरा नाम नैना था। प्रेम को देखना होता तो अपनी छत से नैना के आंगन में झांक लेता। प्रेम को जीना होता तो कहीं रास्ते में सहेलियों के संग जा रही नैना को छूकर गुजर जाता। फिर वो छुअन दोनों को देर तक गुदगुदाती रहती। दोनों प्रेम को यूं ही चुपके चुपके पी लिया करते थे। एक छोटे शहर की आम मध्यम वर्गीय लड़की की तरह नैना भी अपने पिता और भाइयों से डरती थी, इसलिए अपने प्रेम को बेहद छिपा कर रखती। प्रखर के माता पिता नहीं थे। वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ रहता था, जिनके लिए वो बोझ ही था। उनसे प्रखर को कभी अपनापन नहीं मिला, मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। उसके मन के सारे खाली कोने नैना के नाम से भर चुके थे। उसकी आंखों में दिन रात एक ही सपना पलता, कैसे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो और नैना के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करे। ये दोनों मौका मिलते ही सबसे छिपते छिपाते अंधेरी छत के कोने में
हाथों में हाथ थामे अपनी मोहब्बत वाले घर के हसीन ख्वाब बुनते। उसकी दीवारों के रंग, पर्दे का फैब्रिक, बेडरूम की खिड़की से झांकता चांद और आसमान को देखकर उस ख्वाब के मुकम्मल होने की दुआएं करते। अपने 20वें जन्मदिन पर प्रखर ने नैना से वादा लिया कि वो रात को छत पर बने उसके कमरे में आएगी और उसे मुबारकबाद के बाद तोहफे में पहला चुंबन देगी। सुनकर नैना के गाल शर्म से लाल हो गए थे। कैसे कैसे बहाना बनाकर कहा, बिल्कुल मुमकिन नहीं। मगर प्रखर ने न जाने कितनी कस्मों का बोझ उसके सीने पर रख दिया था। प्रेमी कितना भी डरा सहमा क्यों ना हो, प्रेम उसमें दुस्साहस भर ही देता है। अपने प्रेम की खातिर नैना ने भी दुस्साहस कर डाला। रात 12 बजे से पहले वो हाथ में लाल गुलाब लिए प्रखर के कमरे में खड़ी थी, उसे सालगिरह की मुबारकबाद देने, उसका मुंह मांगा तोहफा देने। मगर उसे यूं आया देख प्रखर घबरा गया। अरे तुम तो सच में आ गई, मैं तो तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। तो पास हुई या फेल? नैना ने होठों पर शरारती मुस्कान सजा उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अरे बाबा, पास, वो भी पूरे नंबर से। चलो अब जाओ यहाँ से, भाभी नीचे जाग रही हैं। प्रखर को यूं सकपकाया देख पता नहीं क्यों नैना को बड़ा अच्छा लगा। जिस डर को आज सुबह से वो जी रही थी वही अब प्रखर के चेहरे पर पसरा देख उसे हंसी आ गई। अब आई हूँ तो तोहफा देकर ही जाऊंगी, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, कल फिर से कस्में देकर वापस बुला लोगे। नैना की आंखों में शरारतें हिलोरे मारने लगीं। प्रखर भी सब भूल कर उसकी ओर खींचने लगा। दोनों करीब हो रहे थे, एक दूसरे की उफनती सांसें, तेज धड़कनें महसूस कर रहे थे। ये उनके प्रेम का सबसे खूबसूरत पड़ाव था। ऐसा पड़ाव जिसकी कल्पना में प्रेमी जन खुली आंखों से रातें काटते हैं, मगर हर पड़ाव मंजिल तक ले जाए जरूरी तो नहीं। प्रखर की भाभी न जाने कैसे वहां आ गईं और उन्हें साथ देख लिया। दो मासूम पाक प्रेमी पल भर में कलंकित हो गए। वो प्रेम जो एकांत में दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे खूबसूरत शय थी, एक बाहरी नज़र पड़ते ही बदचलनी, बेशर्मी, न जाने कैसे कैसे नामों से जुड़ गई। निष्पाप नैना पर गंदे तानों की बरसात होने लगी। वो भाभी के कदमों में गिर पड़ी। कितना रोई, कितना सिसकी कि ये बात किसी भी तरह उसके घर ना पहुँचे। दोनों की लाख कस्में खाने पर भाभी शांत हुई और इस शर्त पर मानी कि नैना फिर दोबारा उस घर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। उस रात प्रखर बुरी तरह बिखर गया था। उसकी एक मासूम ख्वाहिश नैना पर बिजली बनकर गिरेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद से न जाने कितनी बार सवाल करता रहा, क्या गलती थी उनकी? क्या प्रेम करना इतना बड़ा अपराध है? अगर है तो क्यों कवियों ने, सूफियों ने प्रेम के नाम पर बड़े बड़े कसीदे पढ़े हैं? क्यों उसे इबादत का, खुदा का दूसरा नाम कहा गया है? अपने जन्मदिन की वो रात प्रखर कभी नहीं भूला। उसने फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। नैना ने भी अपना वादा निभाया, पलट कर फिर कभी उस घर की ओर नहीं देखा। मगर प्रखर की आंखों के सपने अभी नहीं मरे थे। वो जल्द से जल्द कुछ बन जाना चाहता था ताकि नैना को अपने बलबूते पर पा सके। मगर इस बनने की कवायद में बहुत देर हो गई। इसी बीच नैना की शादी हो गई। फिर भी वो प्रखर से दूर नहीं हो पाई। पहला प्यार एक टीस बनकर उसके दिल में बस गया, जो आज भी उसे दर्द दे रहा था। गुजरा कल याद करके प्रखर की आंखें डबडबा गईं। उसने आंखें बंद की तो नैना ने उसके गालों पर लुढ़कते अंगारों को अपने होठों में समेट लिया। इस बार प्रखर ने उसे नहीं रोका। नैना उसके सीने पर टिक गई और प्रखर की बाहें खुद ब खुद उसकी कमर में लिपट गईं। इस वक्त उसकी बाहों में मिसेस सहानी नहीं थी, उसकी पहली मोहब्बत नैना थी। वो लम्हा जो उस रात अधूरा रह गया था, आज मुकम्मल हो रहा था। ठीक 12 बजे घड़ी के दोनों कांटे भी प्रखर और नैना की तरह एक हो गए। नैना ने दोबारा प्रखर के अधरों पर जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उसने प्रतिरोध नहीं किया। प्रखर का दिलो दिमाग अब उसके बस में नहीं था। दोनों सब भूलकर बस ही लम्हा जी रहे थे। कुछ देर बाद होश आया तो प्रखर नैना की कमर से अपनी बाजुओं की पकड़ ढीली करता हुआ दूर हट गया। क्या हुआ? नैना बुदबुदाई। मेरे लिए क्यों तुम सब कुछ ताक पर रख कर चली आई? तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, अपने लिए आई हूँ, सिर्फ अपने लिए।
नैना आगे बढ़कर फिर उसके सीने में जा छिपी, जैसे दुनिया में बस वही उसकी इकलौती पनाह हो। आज यहाँ आना, तुम्हारे साथ इस रात को जीना मेरा अपना चुनाव है प्रखर। क्या अपनी ज़िंदगी की एक रात पर भी मेरा हक नहीं है? क्या मैं थोड़ा सा भी वक्त सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकती? आज मैं सिर्फ नैना हूँ प्रखर, सिर्फ नैना। क्या तुम आज, सिर्फ आज ये नहीं भूल सकते कि मैं किसकी बेटी, किसकी पत्नी या किसकी माँ हूँ? क्या आज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मैं नहीं हो सकती? नैना किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी। वो खुद को थोड़ी देर के लिए सही उन बंधनों के पिंजरे से आज़ाद करना चाहती थी जिसमें वो बरसों से रिश्तों के नाम पर कैद थी। ये रिश्ते जो किसी न किसी डर, समझौते या मजबूरी की नींव पर टिके थे। इसलिए तो वे इतने कमज़ोर थे कि नैना को अपने पुराने प्रेमी की बाहों में आने से नहीं रोक पाए। नैना की मिन्नतें भरी आंखें प्रखर को बूंद बूंद पिघलाने लगीं। उनके सम्मोहन के आगे प्रखर को भीतर से रोकने वाला शख्स आखिर कितनी देर टिका रहता? उसे झुकना ही पड़ा। दुनिया की नज़रों से दूर दो प्रेमी आज फिर साथ थे। उनके ख्वाबों का आशियाना भले ही हकीकत की ज़मीन पर खड़ा ना हो पाया हो, मगर ज़हनी तौर पर वे उसी के बाशिंदे थे। भले ही उस कमरे की दीवारों का रंग, बिस्तर की चादर, खिड़की पर झूलते पर्दे वैसे नहीं थे, मगर खिड़की से झांकता पूनम का चांद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने चाहा था। खुद को भूल एक दूसरे में डूबी नैना और प्रखर की अनावृत देह उसके रोशनी में चांद सी चमक रही थी। उस चांद के साथ आसमान में खिले तारे भी उनके प्रेम के साक्षी बन रहे थे। वो प्रेम जो आज सारे बांध तोड़ मन से परे जाकर देह से होता हुआ बिस्तर की सलवटों में बह रहा था। लरसते होंठ हंस के मानिंद एक दूसरे के जिस्म से मोती चुग रहे थे। हाथ जिस्म के हर कोने की ऐसे तलाशी ले रहे थे जैसे अपना कुछ खोया सामान ढूंढ रहे हों। देहाग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी जो चुंबनों की आहुतियों से पुरजोर धधकने लगी थी। धीरे धीरे दो प्रेमी उसमें जलकर भस्म हो गए, फना हो गए। एक खूबसूरत सफ़र से गुजरते हुए रात अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची। मंजिल पर पहुंचे दो थके मांदे मुसाफिरों के मानिंद नैना और प्रखर एक दूसरे की बाहों में निढाल पड़े थे। उंगलियां एक दूसरे में उलझी ऐसे हंस खेल रही थीं जैसे बचपन की दो सहेलियां मिली हों। नैना आँख मूंद इस पल को घूंट घूंट पी रही थी और प्रखर नैना के बालों को सहलाते हुए खिड़की पर दस्तक दे रहे उजास को देख रहा था। क्या हुआ, गिल्ट में हो? प्रखर के माथे पर आई सलवटें देख नैना ने धीमे से पूछा। हाँ हूँ तो, खुद को अस्मित का अपराधी महसूस कर रहा हूँ। कहा था ना भूल जाओ सब, आज मैं सिर्फ नैना हूँ और कुछ नहीं। रात के अंधेरे में सब भूल गया था, पर यह सुबह सब याद दिला रही है। मैं यहाँ आकर बेकार ही तुम दोनों के बीच आ गया। प्रखर की आवाज़ अपराध बोध से भारी होने लगी। तुम तो हमेशा हमारे बीच रहते हो प्रखर। तुमको जहन में लाए बिना मैं उसके साथ दो नज़दीकी पल भी नहीं गुजार सकती। जानते हो कितना दर्दनाक होता है ऐसा दोहरा रिश्ता, ऐसा छलावा, किसी रिश्ते घाव जैसा। नैना तड़प उठी। मैं भी तो हर किसी में तुम्हें ही खोजता हूँ, जबकि जानता हूँ अंत में मुझे नाकामी और दुख ही मिलेगा। इसीलिए आज तक किसी भी रिश्ते में बंध नहीं पाया। उनके प्रेम के साथ उनकी पीड़ाएं भी साझा थीं, मगर फिर भी वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा ध्यान रखता है, बहुत तारीफ़ करता है तुम्हारी। हस्बैंड? ये शब्द दोहरा कर नैना कसैली सी हंसी हंस पड़ी। उसने ना कभी मुझे प्यार किया, ना ही मुझसे प्यार चाहा। हमारा रिश्ता तो हमेशा किसी बिजनेस डील सा, बस गिव एंड टेक का ही रहा। यू नो वन थिंग, ऑफिस में वो मेरे लिए तुम्हारे झुकाव नोटिस कर रहा था और उसे हवा देने के लिए ही वो अपनी बातों से तुम्हारा ध्यान मेरी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो तो यही चाहता था कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, उसके फ़ायदे के लिए। नैना की आंखों में दर्द उभर आया। यू नो प्रखर, अगर उसे ये सब पता चल भी गया ना तो भी उसे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। वो तो बस ये देखने में बिज़ी हो जाएगा कि इस रात का फ़ायदा उसे कब और कैसे पहुंचता है। नैना का मन वितृष्णा से भर आया। ऐसा है तो छोड़ दो ना उसे, लौट आओ मेरे पास। प्रखर की आवाज़ में उम्मीदें लहराने लगीं। नहीं, पॉसिबल नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं।
नैना ने गहरी सांस छोड़ी। भले वो अच्छा पति ना हो, मगर मेरी बेटी का पिता है। जिया अपने पापा को बहुत प्यार करती है। अपनी वजह से मैं उस मासूम की ज़िंदगी में कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकती। कुछ देर रुककर नैना बिस्तर से खड़ी होने लगी तो प्रखर ने उसका हाथ खींच लिया। कहाँ जा रही हो? वापस अपने किरदारों में, वे जो मुझ पर जबरन लाद दिए गए हैं और जिन्हें ढोना ही अब मेरी नियति है। और मैं? नैना से दूर होने की बात सोचकर ही प्रखर बेचैन हो उठा। शायद मैं फिर किसी दिन इतना साहस जुटा लूँ कि तुमसे दोबारा मिलने आ जाऊँ, और शायद फिर कभी भी ना आऊँ। मैं नहीं जानती ये होगा या नहीं होगा। मैं बस इस पल को जानती हूँ जिसमें अभी हम साथ हैं। दोनों देर तक हाथ थामे खामोशी को ओढ़े एक दूसरे को निहारते रहे। दोनों जानते थे इस खूबसूरत रात की सुबह हो चुकी है। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। नैना ने बिस्तर के नीचे पड़ी अपनी ड्रेस को किसी किरदार की तरह पहन लिया और प्रखर के माथे पर एक चुंबन जड़ वो कमरे से बाहर निकल गई। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते ही नैना नैना नहीं रही। वो मिसेस साहनी, जिया की माँ और एक मैनेजर हो चुकी थी। उसके दिमाग में नई उधेड़बुन शुरू हो चुकी थी। जिया उठी होगी या नहीं, नाश्ते में क्या बनेगा, अस्मित को कितने बजे एयरपोर्ट से पिक करना है, ऑफिस में क्या ईमेल करनी है, प्रखर की बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स और भी न जाने क्या क्या। सुबह पर सूरज की दस्तक के साथ नैना का दिन भी तो नए सिरे से शुरू हो चुका था। लेकिन प्रखर, वो अभी भी उस कमरे में बिखरी अपनी पहली मोहब्बत को समेटते हुए उसी रात को जी रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर ये रात गुजर गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। प्रेम में कुछ रातों की कभी सुबह नहीं होती। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी हुई कहानी कुछ रातों की सुबह नहीं होती। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूँगी। आपका समय शुभ हो।